अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का नावल है एमा, जो लिखा है जेन ऑस्टन ने। जेन ऑस्टन एक इंग्लिश की फेमस नॉवेलिस्ट हैं। ये अपने 6 बेहतरीन नॉवेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। सबसे पहला प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैंसफील्ड पार्क, असनडेशन। इसके अलावा इनके बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं जैसे कि नॉर्थएंगर एबी। सो अब एमा की बात की जाए। एमा सेट इन इंग्लैंड। जॉनरा इसमें जी मैनर्स कॉमेडी है। पब्लिश डेट इसकी दिसंबर 1815 है। इसमें ये पहली दफ़ा पब्लिश कराया गया, लेकिन प्रॉपर बाइंडिंग जब इसकी हुई, जबकि ये लोगों के पास गया, ये 1816 में गया। पेजेस इसमें 1036 हैं। वॉल्यूम इसके 3 हैं। Emma is about youthful hubris and romantic misunderstanding. What is youthful hubris? Excessive self confidence, बहुत ही एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि आजकल की यूथ में है। तो ये एमा जेन ऑस्टन जो है इसकी बात करती हैं। एमा बेसिकली एक गर्ल है और जो कि एक मैरिज मैच मेकर है, जो कि लोग शादियां करवाते हैं। लेकिन ये अपने अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखती है कि इससे बेहतर कोई भी शादी नहीं करवा सकता। शीज़ ये शिकार है यूथफुल ह्यूब्रिस की और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की। लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं और ज़मीन पर नहीं बनती। तो जो मैरिज मैच मेकर हैं उनका करने से या कराने से कुछ नहीं होता, ये पहले से ही बन गए होते हैं। तो कहानी इसी के बारे में है और इसमें एक फुल ऑन कॉमेडी है। उम्मीद करूंगी कि आप एंजॉय करेंगे और कहानी को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, डिस्कस कर लेते हैं कहानी के अहम किरदार। और जितने भी इस कहानी में किरदार हैं हम सबको जो है एक दफ़ा से एक नज़र देख लेंगे और ये आपको नोट्स बनाने में भी बहुत हेल्प आउट होगा। सबसे पहला कैरेक्टर है एमा वुडहाउस। She is main protagonist. She is 20 years old. She is very mature. She is rich, and by profession she is marriage matchmaker, जो कि लोगों की शादियां करवाते हैं। मिस्टर जॉर्ज नाइटली ये एमा के ब्रदर इन लॉ हैं। ही इज़ वेरी ट्रू फ्रेंड, ही इज़ क्रिटिक, एडवाइज़र। ये इनसे ज़्यादा कहानी में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है मिस एमा का। मिस्टर वुडहाउस ये है मेल हेड ऑफ वुडहाउस स्टेट। एमा के फादर हैं। ही इज़ वेरी फ्रेंडली इन नेचर। ही इज़ वेरी अटैच्ड विद हिज डॉटर एमा। Frank Churchill, his age is 23-year-old. He's a boy, lives at Enscombe with his aunt and uncle, attractive and charming. Harriet Smith, 17-year-old girl. Friend of Emma, object for Emma's matchmaking schemes. Isabella Knightley, Emma's older sister. She has 5 children, lives in London with her husband, Mr. John Knightley. Mr. John Knightley, he is a lawyer, Emma's brother-in-law, clear-minded and sharp-tempered, and he irritates sometimes Emma and Mr. Woodhouse because of his sharp temper. Mistress Churchill, frank, guardian, and aunt, ill-tempered, possessive in nature for Frank. मिस्टर चर्चिल ने फ्रैंक को अडॉप्ट किया बिकॉज इसकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई, तो इस वजह से इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, अपने पास रखा और ये बहुत ही पॉजेसिव हैं। कॉलोनल कैम्पबेल ने जेन फेरक्स के फादर हैं, फ्रेंड हैं, लिव्स इन लंदन। तो कहानी के कुछ और किरदार जो हैं, सबसे पहले जी जेन फेरक्स काइंड हार्टेड है, रिजर्व टेम्परामेंट पर्सनालिटी है, लेटर मैरी विद फ्रैंक चर्चिल, सेव्स हर फ्रॉम गवर्नेंस पेट। एक फ्रैंक इससे शादी नहीं करता तो इसमें भी इसका जो किस्मत है वो गवर्नेंस का होता। मिस्ट्रेस वेस्टन, एमा's beloved governess, kind lady, loyal with Emma. Mr. Weston, optimistic in nature, social, son named Frank Churchill from first marriage with Miss Churchill. जो उनका बेटा है उनकी पहली शादी से था, फ्रैंक चर्चिल जिसका नेम है। मिस्टर एल्टन हैंडसम है, डिज़ायर ऑफ मैरिज विद ईमा। ईमा को पसंद करते हैं, ईमा से शादी करना चाहते हैं मिस्टर एल्टन। मिस्टर रॉबर्ट 24-year-old फार्मर है, गुड हार्टेड है, लिव्स विद हिज मदर एंड
sister at Abbey Mill Farm. ये Abbey Mill Farm इसके ऑनर जो हैं मिस्टर नाइटली हैं। मिस बैट्स मिस्टर वुडहाउस की फ्रेंड हैं, आंट ऑफ जेन फेयरफैक्स हैं, जेंटल हैं, थिंक्स अबाउट यूनिवर्सल गुडविल। ये कोई देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है लेकिन ये सब के बारे में अच्छा ही सोचती हैं। इसके अलावा एलिजाबेथ मार्टन मिस्टर मार्टन की काइंड सिस्टर, हैरियट गुड फ्रेंड। मिस्टर पैरी नॉट प्रॉपर फिजिशियन, मिस्टर वुडहाउस रिस्पेक्ट पैरीज मेडिकल रिकमेंडेशंस, और इस पर जो है इनकी बेटी की और इनकी बहस भी अक्सर हो जाती है। मिस्ट्रेस बैट्स mother to Miss Batts, associate with Emma's father as a friend. She is deaf and quiet in nature. Mistress Goddard, mistress in local boarding school, introduce Harriet to the Woodhouse. इसके अलावा मिस्टर डिक्सन हैं, जेन के फ्रेंड हैं। Campbell's daughter, Mr. and Mrs. Cole living a luxurious lifestyle. Emma demonstrates her class consciousness. सो जी ये सारे कहानी के किरदार थे, उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा देखते हैं अब, आइए कहानी को हम सारा समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में एक जो लड़की है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम क्या था? एमा, जो कि एक बहुत ही अमीर लड़की है। अमीर होने के साथ साथ ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका ख्याल है अपने बारे में कि इससे बेहतर इस टाउन में कोई भी मैच मेकर नहीं है, कोई भी मैच मेकर नहीं है, यानी शादियां करवाने वाला बेहतर इससे नहीं है। और ऐसा ये इसलिए सोचती है क्योंकि वो अपनी गवर्नेंस जिसने इसको पाला है, इसकी मदर नहीं है, तो गवर्नेंस ने ही इसको बड़ा किया है पाल पोस कर, तो समझती है कि इसने गवर्नेंस की शादी करवा दी है, तो इसलिए ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और ये सबकी शादी करवा सकती है। गवर्नेंस की शादी इसने मिस्टर वॉटसन से करवाई है और इन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। शी इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम टू ईच अदर एंड शी इज सक्सेसफुल इन देयर marriage. Now she thinks that she can work on people for making their couple and plan their marriages. So this is the main introduction of Emma's character. एमा की एक फ्रेंड है, इंटरेस्टिंग थिंग दैट शी एंड हर फ्रेंड जो कि लोअर क्लास से है, हैरियट, उसकी और इसकी एज जो है 17 है, जो कि बहुत ही अभी छोटी एज ही है। एमा चाहती है कि इसकी शादी करवा दे। शी चूज दिस गर्ल जस्ट फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मैच मेकिंग प्लान्स। हैरियट को कहती है कि तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो कि ना सिर्फ शरीफ हो, इसके साथ साथ वो समझदार भी हो। हैरियट के वालिदैन का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, वेयर दे आर, इस कहानी में उनका जिक्र नहीं है। एमा वुड हाउस, ठीक है, पहला प्रपोजल लाती है, प्रपोजल नंबर 1 मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन का, जो कि एक यंग जेंटलमैन है। इसके अलावा वो फार्मर हैं, गुड पर्सनालिटी है। हैरियट इस प्रपोजल को सिर्फ और सिर्फ एमा की वजह से इसको रिफ्यूजल दे देती है, मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए एमा उसको कहती है। प्रपोजल नंबर 2 मिस्टर एल्टन का, ही इज आल्सो गुड एंड जेंटलमैन। Emma advised Harriet that she should marry with Mr. Elton. But Mr. George Knightley, who is brother-in-law of Emma, जो कि उनके brother-in-law हैं, इसकी हौसला शिकनी करते हैं। ये इसका एक अच्छा दोस्त भी है, बहनोई होने के साथ साथ। ये मत करो हैरियट, जिसके साथ भी करना चाहती है उसको करने दो, तुम अपने फैसले उस पर मत थोपो, इसकी मर्जी है, इसको जहाँ करनी है उसको करने दो। लेकिन एमा को खास इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस पर कोई टेंशन नहीं देती और हैरियट और एल्टन की मुलाकात करवा देती है, मीटिंग। कहानी यहाँ अपना रुख ही तब्दील कर लेती है। रिश्ता करवाने आई है अपनी दोस्त हैरियट का और पता जाके लगता है कि एल्टन दुल्हे मियाँ, जो कि कहानी में मेन दुल्हे मियाँ है, एमा ने ही तलाश किया है हैरियट के लिए। अपनी दुल्हन की तस्वीर उन्होंने एमा की सूरत में बना रखी है, यानी कि वो एमा को बहुत पसंद करते हैं। मिस्टर एल्टन थिंक्स दैट एमा इज आल्सो इंटरेस्टेड इन हिम एंड बोथ साइड शुड बी यूनाइटेड सून। Mr. Elton proposed Emma on their meeting.
एमा रिजेक्ट्स एंड सेड आई ब्रिंग प्रपोजल फॉर हैरियट। ये सब देखकर हैरियट अफसुर्दा हो गई है और दिल टूट फूट का शिकार हो गया है। जाहिर बात है करने आए थे कुछ और हुआ कुछ। एमा फील्स शेम ऑन दिस कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस सब के बाद वो ये सोचती है कि ये क्या कर बैठी है, बात का बतंगड़ बन गया है। इसलिए वो इरादा ख़त्म कर देती है कि आइंदा ऐसे फैसले नहीं करेगी जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़े। जेन फेयरफैक्स, यहाँ पे कहानी में एक न्यू कैरेक्टर आया है। ये एक यंग लड़की है। ये अपनी आंटी और अंकल के पास विजिट करने के लिए आई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है और इसके अलावा इसके मैनर्स भी बहुत अच्छे हैं। इसके माँ बाप नहीं थे, तो इसके माँ बाप ना होने की वजह से इसके वालिद के एक अच्छे दोस्त ने इसकी जिम्मेदारी उठाई और इसकी परवरिश के साथ साथ इसकी अच्छी तालीम भी दी। एमा बहुत ही खुश है जेन से मिलने के बाद, बिकॉज जेन इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड गर्ल। इसके साथ साथ जेन जैसे कि आई, इसके अलावा एक और करेक्टर फ्रैंक चर्चिल भी कहानी में आए हैं, जो कि मिस्टर वेस्टन के सन हैं। और वो गवर्नेंस जो है, जो इनकी वाइफ बनी हुई है, उनके घर ये रहने के लिए आए हैं। और ये भी अडॉप्ट किए गए थे अपनी आंटी की, क्योंकि इनकी मदर नहीं थी, उनकी डेथ हो गई, तो वो अपनी जो है आंटी के पास लंदन में चले गए, वहाँ पे रहने लग गए, वहाँ पे ही पढ़ने लग गए। लेकिन ये अपने फादर से मिलने के लिए कोई 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर इधर आए हैं ताकि अपने फादर के पास विजिट कर सके। अब यहाँ पे जो एमा है, जो कि अपने बारे में ये ख्याल रखती है कि उसको कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एमा फाइंड्स फ्रैंक अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। लेकिन फ्रैंक के बारे में इसके ख्यालात यूजुअली बदलते रहते हैं। कभी सोचती है कि मैं इसको पसंद करती हूँ, कभी सोचती है कि नहीं पसंद करती। जेन इज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब ये जो है जेन, वो अपने मसाइल में मुब्तला है, ठीक है, और इस पर वो काम की तलाश में है। मिस्टर एल्टन इसकी मदद करते हैं और इसको जॉब भी दिलवा देते हैं, जिसमें वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। मिस्टर नाइटली थिंक्स दैट एमा इज डूइंग सिली थिंग्स, हाउ कैन शी डू लाइक दैट। कभी वो किसी का प्रपोजल मैच करवाने लग जाती है, कभी किसी का करवाने लग जाती है। एमा इज सो मच कंफ्यूज्ड नाउ। एमा की तरफ चलें तो कभी सोचती है कि जी फ्रैंक से प्यार है, मोहब्बत है, रह नहीं सकती। कभी सोचती है कि मिस्टर एल्टन का अम, जो फ्रैंक है उनके साथ उसको नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान मिस्टर एल्टन का रवैया बहुत ही ख़राब हो जाता है हैरियट के साथ, और दूसरी तरफ नाइटली का रवैया अच्छा है हैरियट के साथ। दिलचस्प मामला यहाँ पे चल रहे हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा किसको किससे शादी करनी है, किसको किससे नहीं करनी। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, एमा सोचती है कि ऐसी सिचुएशन में हैरियट और फ्रैंक दे आर बोथ सूटेबल फॉर ईच अदर, दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। और गवर्नेंस का ख्याल है कि जेन नाइटली कपल शुड बी कंटिन्यूड, लेकिन दूसरे लोग कुछ इस बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं। फ्रैंक एमा की शादी होनी चाहिए, ये लोगों का ख्याल है, क्योंकि दोनों आपस में उठते बैठते हैं और इनका कपल देखने वालों को अच्छा लगता है। लेकिन नाइटली ही इज़ वेरी जीनियस, कहानी के शुरू से ही बहुत ही जीनियस है। ही इज सस्पिशियस, ही थिंक्स डिफरेंटली। और जेन और फ्रैंक इसी दौरान जो है इनकी हिडन रिलेशनशिप मैटर्स हैं, ये ऐसा सोचता है नाइटली, और दे शुड मैरिड 100%। और वो इसको एमा को ही वॉर्न्स एमा कि ऐसा नहीं करो, उनमें जो है अपनी मर्जी मत थोपो। बट एमा refuses that this is not true, that Frank is interested in Jane. But what you know and you know nothing, वो अपने बहनों की इंसल्ट करती है। अबाउट द हार्ट मैटर, दिल के मामलात का तुम क्या जानो साहेब। डोंट टीच मी, यू कान टीच मी। और मिस एमा जो है मिस बेट्स की वजह से इस मामला की वजह से मिस बेट्स की इंसल्ट करती है, जिस पर जेन उसको नाइटली इसको बहुत ही ज़्यादा डांटता है कि वाई यू डिड दिस समथिंग लाइक दैट, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड यू कैन इंसल्ट एनीबडी, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। जेन
और जैसा कि इन्होंने आपस में फैंक ने मंगनी कर ली और इन दोनों के आपस में कोई अनबन हो गई, जिसकी वजह से जेन दोबारा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद फ्रैंक ने अपनी आंटी को भी मना लिया और अपने मामला सीधे कर लिए। और शॉकिंग बात यह है यहाँ पे कि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ा ली। और इनके ये तो बात हुई इनकी। अब बाकी कपल्स के बारे में हम अगर बात करें कि उनका क्या बना, तो हैरियट की शादी हुई मार्टिन से, जो कि शुरू में सबसे पहले होने वाली थी क्योंकि उसका कपल उसके लिए बना हुआ था, तो उन दोनों की शादी हुई और एक दूसरे के लिए ही बने थे। और एमा एमा जो है बहुत पसंद करता है और एट द एंड जो है रिजल्ट एमा को नाइटली प्रपोज कर देता है और दोनों की आपस में शादी हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कपल्स हैं ये पहले के ही बने होते हैं, इसलिए मैच मेकिंग स्कीम्स जो हैं ज़्यादा हद तक अच्छी साबित नहीं होती हैं। जिसका कपल वहाँ है उसने वहाँ ही शादी करनी है, तो अपनी स्कीम्स नहीं लड़ानी चाहिए और दूसरों की ज़िंदगी में ख़ास मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे व्यूवर्स, बात करते हैं कहानी के इम्पोर्टेंट थीम्स की। पहला थीम है मैरिज एंड सोशल स्टेटस, शादी और सोशल स्टेटस क्या है। एमा जो है ये एक बहुत ही अमीर लड़की है, बट ये हैरियट जो है ये एक मतलब अच्छा इतना ज़्यादा अमीर नहीं है, तो इसके मैरिज मैच मेकर में मसरूफ़ हो जाती है, उसकी शादी करवाने में। उस पर अपने सेल्फ अपना जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती है, कभी कोई प्रपोज़ल तो कभी कोई प्रपोज़ल। तो ये जी इस तरह से ये मैरिज और सोशल स्टेटस के रिवॉल्व घूमता है, इम्पोर्टेंट थीम है। इसके अलावा जो थीम है वो है ब्लाइंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन पर अंधाधुन एतबार करना। इमेजिनेशन कर करके ही एमा ने हैरियट की एल्टन के सामने इंसल्ट करवा दी, इस तरह से कि वो करवाने गई थी हैरियट की शादी और वहाँ पे एल्टन ने उसको प्रपोज कर दिया, जैसे हमने कहानी में देखा, जिसकी वजह से उसको इंसल्ट भी हुई। तो इसलिए ब्लाइंड पावर ऑफ इमेजिनेशन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओपन एक्सप्रेशन, इस कहानी में ओपन एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है कि अपनी बात को बगैर सोचे समझे बयान कर दिया जाता है, लेकिन ये भी एक गलत चीज़ है। पहले जी अपनी नॉलेज को क्लियर करने के बाद ही आगे आपको बढ़ना चाहिए। मेरे नज़दीक इस कहानी में ये 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड रिव्यू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।